हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में देखिए चैप्टर 3 में क्या होता है, कुछ 60 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम चैप्टर 3 के 3 60 क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग हर पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आने की इनकी पेपर में पूरी संभावनाएं हैं। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पुरुषों में वृषण जो है दोस्तों उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि जो पुरुषों में वृषण होते हैं, टेस्टीज है, ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, अपन इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए पुरुषों में क्या होता है दोस्तों कि एक जोड़ी वृषण कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। और ये उदर गुहा के बाहर किस में स्थित रहते हैं, तो वृषण कोष में स्थित रहते हैं। अब चूंकि देखिए दोस्तों, जो वृषण कोष का टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। और यह टेम्परेचर जो है दोस्तों तो अनुकूलित होता है स्पर्म के परिपक्वन के लिए। तो स्पर्म के परिपक्वन के लिए वृषण कोष में क्या होता है कि स्पर्म के परिपक्वन के लिए क्या होता है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है तो वृषण जो है दोस्तों उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण अच्छे से हो जाता है। और यदि वृषण कोष जो है दोस्तों, यदि वृषण कोष में वृषण यदि नहीं रहेंगे, यदि उदर गुहा के अंदर रहेंगे, तो शुक्राणुओं का विकास स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखते हैं अपन। हमको मालूम है दोस्तों कि मानव नर के वृषणों में क्या होता है, लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है। मानव के टेस्टीज में दोस्तों क्या होता है कि ये लीडिंग कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है, मानव के टेस्टीज में उपस्थित होती है, जो लिंग संबंधित हार्मोन से स्रावन करती हैं। और ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करती है दोस्तों कि यह सेक्सुअल जो है तो हार्मोन्स क्रिएट करती हैं, जो लिंग संबंधित हार्मोन से स्रावित करती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के प्रभाव से ही बालकों में यौन प्रारंभ होता है। और ये जो वृषण की कोशिकाएं हैं लीडिंग सेल, ये क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। और यही हार्मोन्स क्या करते हैं, बालकों में क्या होता है, यौवन प्रारंभ करते हैं या यौन प्रारंभ करते हैं। देखिए लीडिंग कोशिकाएं में क्या होता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन एवं एंड्रोस्टेरॉन हार्मोन से स्रावित होता है। जो लीडिंग कोशिकाएं दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि ये क्या करती है कि नर हार्मोन्स को स्रावित करती है। अब वो नर हार्मोन्स कौन कौन से स्रावित करती है, देखिए तो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावित करती है। अब देखिए यदि टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिससे बालकों में क्या हो जाता है, यौवन प्रारंभ हो जाती है, यौन प्रारंभ हो जाता है। और देखिए यदि हम इन कोशिकाओं को निकाल दें बॉडी वृषण से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए लीडिंग सेल का होना बहुत जरूरी है। अर्थात लीडिंग सेल यदि नहीं रहेगी हमारे वृषण के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि यौन जो हमारा यौन या कि लैंगिक लक्षण है, इनका विकास क्या हो जाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे निषेचन का महत्व समझाना है। देखिए दोस्तों, पेपर में कभी कभी 60 क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निषेचन क्या है, या कि मानव निषेचन को समझाइए तथा निषेचन का महत्व समझाइए। देखिए दोस्तों, तो निषेचन क्या होता है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मेल होता है, तो मेल मादा और क्या होता है दोस्तों, नर युग्मक आपस में जब मिलते हैं, या मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट जब आपस में मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं या जाइगोट का निर्माण करते हैं। अर्थात क्या करते हैं दोस्तों, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं या युग्मनज बनाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं या युग्मक संलयन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं निषेचन का महत्व देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, निषेचन का जो पहला महत्व है यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु के प्रवेश से ही अंडाणु सक्रिय होते हैं। देखिए दोस्तों, जो अंडाणु है ये पहले से ही सक्रिय क्या होता है, नहीं होते हैं। ये जब अंडाणु जो है तो प्रवेश करता है, शुक्राणु जब प्रवेश करता है दोस्तों, तभी क्या करते हैं, ये अंडाणु जो होते हैं तो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। चलिए दूसरा जो है दोस्तों हमारा क्या है, निषेचन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निषेचन के द्वारा क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है, यानी डिप्लॉइड हो जाती है। अब देखिए जो हमारा मेल युग्मक है वो भी कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, अर्थात अगुणित होता है। और जो हमारा मादा युग्मक है
वो भी क्या होता है, अगुणित होता है। तो जो नर और मादा युग्मक दोनों क्या हैं, अगुणित हैं। अब जब ये दोनों अगुणित युग्मक या हेप्लॉइड युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं या जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है अर्थात डिप्लॉइड होता है। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो है तो क्या है, विभिन्न जीव जंतुओं में विभिन्नताएं निषेचन द्वारा उत्पन्न होती है। क्या कहा दोस्तों हमने कि विभिन्न जीव जंतु में विभिन्नताएं जो है निषेचन द्वारा होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखिए जैसे मेल का क्या है दोस्तों, मेल का ओवम आया, सॉरी दोस्तों मेल का क्या आया, स्पर्म आया, और फीमेल का क्या आया, ओवम आया। तो जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म के कुछ लक्षण आएंगे और कुछ लक्षण ओवम के आएंगे, अर्थात कुछ लक्षण नर के आएंगे और कुछ लक्षण किसके आएंगे, मादा के। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उनसे जो नया जीव बनेगा तो उनमें दोनों के लक्षण कुछ मिक्स रहेंगे। तो इस प्रकार से उनमें क्या हो जाएगी, उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अर्थात क्या होता है, निषेचन के द्वारा क्या होता है, जीव जंतु में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब चलिए दोस्तों क्या होता है, चौथा जो है हमारा, अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। क्या कहा दोस्तों हमने, अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, जिसे शुक्राणु से प्राप्त करता है और बार बार विभाजित होता है। अब देखिए दोस्तों हमने दोस्तों जब आपको शुक्राणु की संरचना पढ़ाई है तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि उसमें क्या होता है कि जो हमारा दूसरा भाग होता है या मध्य भाग, जिसको हम मिडिल पीस आपको बताए हैं, तो उस मिडिल पीस में हमने देखा था कि दो प्रकार के सेंट्रियोल पाए जाते थे। तो इसमें क्या होता है कि अंडाणु में सेंट्रियोल पहले से नहीं होते हैं, ये किसके माध्यम से पहुंचते हैं, शुक्राणु के माध्यम से प्राप्त होते हैं अंडाणु को। और जब ये प्राप्त होते हैं अंडाणु को तभी तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उनमें बार बार विभाजन होता है, विभाजन या विभेदन होता है। अब विभेदन के फलस्वरूप कई सारी अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप जीव का विकास होता है। अब चलिए दोस्तों जो हमारा पांचवा है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों अंडाणु का द्वितीय परिपक्वन क्या होता है, विभाजन शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद होता है। देखिए यहाँ पे अंडाणु का जो द्वितीयक परिपक्वन होता है वो क्या होता है, विभाजन जो होता है, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है वो शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद होता है। यानी अंडाणु में जो विभाजन होता है द्वितीयक परिपक्वन विभाजन वो पहले से नहीं होता। जब शुक्राणु आके क्या करते हैं दोस्तों, प्रवेश करते हैं, तभी अंडाणु का क्या होता है, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये 60 क्वेश्चन में पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।